हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो दोस्तों, पिछले 2-3 दिनों से आपकी क्लास विशाल सर ले रहे थे, जो कि एक बहुत ही शानदार टीचर हैं। उनका अपना यूट्यूब पर एक चैनल भी है जिसका नाम है टेक्नो वर्ल्ड, जहां पर वो आपको लैपटॉप, पीसी या फिर मोबाइल से संबंधित इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। अगर आप विशाल सर को फॉलो करना चाहते हो तो उनके यूट्यूब चैनल का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर जाकर आप फॉलो कर लेना। तो देखो, आज है 21 जुलाई। शुरू करते हैं आज के डेली करंट अफेयर। तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या है। एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना ये शुरू की गई है किस राज्य में? आपको याद होगा कि 2018 में यूपी में भी एक ऐसी ही योजना शुरू की गई थी, जिसको नाम दिया गया था वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। अच्छा, ये बताओ, अगर आप यूपी के किसी ज़िले से हो तो ये बताओ कि आपके ज़िले को ओडीओपी के अंतर्गत किस उत्पाद के लिए प्रमोट किया गया था, ये आपको बताना है। तो आपके ज़िले को किस उत्पाद के लिए प्रमोट किया गया था ओडीओपी स्कीम के अंतर्गत, ये बताओ। नहीं पता है तो पता करो। तो देखो, जो एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना है, ये हरियाणा सरकार ने शुरू की है। और आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे उद्योगों को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के लिए एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना पर काम शुरू कर रही है। इस योजना के तहत राज्य सरकार राज्य के हर ब्लॉक को किसी न किसी औद्योगिक उत्पाद से जोड़ने की योजना पर काम कर रही है। तो बात यहाँ पर हो रही है हरियाणा की। तो जान लो कि हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर हैं, राजधानी चंडीगढ़ है, राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। अच्छा, एक स्कीम चलाई गई थी अभी हाल ही में। 75 साल से अधिक उम्र के जो वृक्ष हैं उनको जो है 2500 रुपये वार्षिक पेंशन दी जाएगी। 2500 रुपये वार्षिक पेंशन, ताकि उनका संरक्षण किया जा सके। और ये जो स्कीम थी, इसे प्राणवायु देवता पेंशन योजना के नाम से चलाया गया था। कहाँ पर? हरियाणा में। इसके अलावा कोविड-19 से जो बच्चे अनाथ हो गए थे उनके लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना भी शुरू की गई थी। और घूमर जो लोक नृत्य होता है, बहुत ही चर्चित होता है ये, तो ये हरियाणा का ही लोक नृत्य है। अच्छा, ये बताओ कि हरियाणा में क्या कोई रामसर साइट है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। और इस समय भारत में जो रामसर साइट्स हैं उनकी संख्या कितनी हो गई है? 42 हो गई है। आप कमेंट करके ये बताओ कि जो 42वीं रामसर साइट है उसका नाम क्या है? मैं कई बार बता चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में वर्ल्ड इमोजी डे मनाया गया। बताओ कि कब मनाया गया? तो इमोजी का उपयोग आप लोग खूब करते होंगे, तो आपको ये बताना है कि वर्ल्ड इमोजी डे कब मनाया गया। तो फ्रेंड्स, ये मनाया गया था 17 जुलाई को। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, याद रखना। अच्छा, ये बताओ कि 16 जुलाई को क्या मनाया गया? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सबको याद करते रहो। तो 16 जुलाई को मनाया गया था वर्ल्ड स्नैक डे, यानी कि विश्व सर्प दिवस। विश्व सर्प दिवस 16 जुलाई। 17 जुलाई को मनाया गया विश्व इमोजी दिवस, और साथ ही साथ विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस भी मनाया गया था। 18 जुलाई को क्या मनाया गया? नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ठीक है, तो तीनों को आपको याद रखना है। अच्छा, वर्ल्ड इमोजी डे की शुरुआत कब हुई थी? इसे 2014 में पहली बार मनाया गया था, ये भी आप याद रखना। तो देखो, इमोजीपीडिया के लंदन स्थित संस्थापक जेरेमी बर्ज ने साल 2014 में इसी दिन को एक इमोजी लॉन्च किया था। पहले विश्व इमोजी दिवस के लिए बर्ज ने द इंडिपेंडेंट को बताया कि ऐसी कोई औपचारिक योजना नहीं बनाई गई थी। वहीं ऐसा भी कहा जाता है कि इस दिन लोगों को बातचीत के लिए सिर्फ इमोजी का इस्तेमाल करना चाहिए, मतलब उसको प्रमोट करने की बात यहाँ पर हो रही है। और एक बात और याद रखो कि अभी हाल ही में वर्ल्ड इमोजी डे जो कि मनाया गया था कब? 17 जुलाई को। उसी दिन फेसबुक ने बोलने वाली इमोजी भी स्टार्ट की है। मतलब इमोजी जो होगी, जब आप कमेंट बॉक्स में जाओगे तो वहाँ पर जब आप बोलने वाली इमोजी का उपयोग करोगे तो वो हंसेगी, रोएगी, जो भी लगाओगे। ठीक है, तो इस प्रकार की शुरुआत किसने की है? फेसबुक ने की है। बोलने वाली इमोजी की शुरुआत की गई है फेसबुक के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मधुबनी बिहार के जयनगर से भारत ने किस पड़ोसी देश के लिए एक रेलगाड़ी का ट्रायल पूरा किया है? अभी रेलगाड़ी चलेगी नहीं, अभी इसका ट्रायल पूरा किया गया है। और ये ट्रायल पूरा हुआ है किसके लिए? नेपाल के लिए। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। तो जयनगर से वाया जनकपुर के कुर्था नेपाल तक रेलखंड पर परिचालन शुरू करने के लिए रविवार को स्पीड ट्रायल किया गया। 115 किलोमीटर की रफ्तार से ट्रायल ट्रेन चली थी। 34 किलोमीटर की दूरी 23 मिनट में पूरी की गई। डीआरएम ने यह बताया है कि स्पीड ट्रायल की प्रक्रिया पूरी हो गई है। इसके बाद इरकान द्वारा इस रेलखंड को नेपाल रेलवे को सौंपने की प्रक्रिया पूरी होगी, तब नेपाल रेलवे परिचालन की तिथि तय करेगा। वर्तमान में जो नेपाल है वहाँ पर जो राजनीतिक उठक बैठक चल रही है, उसको देखते हुए अभी लग रहा है कि ये जो ट्रेन होगी अभी इसके चलने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ही। किस देश ने अपने चांगजियांग परमाणु ऊर्जा संयंत्र में आधिकारिक तौर पर दुनिया के पहले वाणिज्यिक मॉड्यूलर छोटे रिएक्टर लिंग लोंग 1 का निर्माण शुरू कर दिया है?
याद रखना लिंग लोंग 1, अब नाम से स्पष्ट हो गया होगा, चांगजियांग परमाणु ऊर्जा संयंत्र। तो चांगजियांग लिंग लोंग से समझ गए होंगे कि ये देश कौन सा हो सकता है, ऑप्शन बी होगा, यानी कि चीन होगा। तो फ्रेंड्स, चीन ने आधिकारिक तौर पर देश के हैनान प्रांत में चांगजियांग परमाणु ऊर्जा संयंत्र में दुनिया के पहले वाणिज्यिक मॉड्यूलर छोटे रिएक्टर लिंग लोंग 1 का निर्माण स्टार्ट कर दिया है। यह परियोजना चीन के राष्ट्रीय परमाणु निगम यानी कि CNNC की लिंग लोंग 1 ACP 100 तकनीक पर आधारित है। CNCC ने 2010 में लिंग लोंग 1 का विकास शुरू किया और यह 2016 में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के विशेषज्ञों द्वारा एक स्वतंत्र सुरक्षा मूल्यांकन पारित करने वाली पहली SMR परियोजना थी। इसके एकीकृत दबाव युक्त जल रिएक्टर यानी कि PWR डिजाइन 2014 में पूरा हुआ था और इसे चीन की 12वीं पंचवर्षीय योजना में एक प्रमुख परियोजना के रूप में पहचाना गया था। तो याद रखना कि दुनिया का पहला जो वाणिज्यिक मॉड्यूलर छोटा रिएक्टर है लिंग लोंग, इसे किसने लॉन्च किया है, ऑप्शन बी चाइना ने। आगे बढ़ते हैं। एक किताब आई है द इंडिया स्टोरी, बताओ कि इस किताब को किसने लिखा है। तो फ्रेंड्स, द इंडिया स्टोरी को लिखा गया है विमल जालान के द्वारा। विमल जालान ने कुछ और किताबें भी लिखी हैं, तो एक किताब उनकी और है इंडिया देन एंड नाउ और एक किताब और है इंडिया अहेड। तो तीनों ही किताबों में इंडिया जो है वो नाम लगा हुआ है। और देखो यहाँ पर जो शरद पगारे जी का नाम आया है, तो याद रखना शरद पगारे, इनको जो 30वां व्यास सम्मान मिला था 2020 में और पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए। तो 2020 का जो 30वां व्यास सम्मान था वो किसको मिला था, शरद पगारे को मिला था। याद रखना पाटलिपुत्र की सामग्री इनकी किताब थी, जो कि कब आई थी, 2010 में आई थी। ठीक है, हालांकि ये जो पुरस्कार था वो आपको मतलब शरद पगारे जी को 2021 में दिया गया था, 2020 वाला। और 2019 का जो व्यास सम्मान था, इसे 29वां व्यास सम्मान कहा जाता है। तो 29वां व्यास सम्मान दिया गया था नासिरा शर्मा को उनकी किताब कागज की नाव के लिए। मनमोहन सिंह पर एक किताब आई थी द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, और इस पर एक फिल्म भी बनी थी जिसमें अनुपम खेर थे लीड रोल में। तो ये जो किताब थी लिखी गई थी संजय बारू के द्वारा। और रघुराम राजन की तमाम किताबों में एक किताब काफ़ी चर्चा में है, आई डू व्हाट आई डू। तो ये सारी किताबें इंपॉर्टेंट हैं फॉर योर एग्जाम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये बताओ कि ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस 2021 के विजेता कौन बने हैं। अच्छा, अब ये बताओ सबसे पहले कि 2021 में अब तक कितने फार्मूला 1 रेस हो चुके हैं। इनकी संख्या 10। तो 10 के बारे में बताऊंगा मैं आपको, लेकिन सबसे पहले जान लो कि ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस को जीत लिया किसने। यहाँ पर सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी लुइस हैमिल्टन ने। तो फ्रेंड्स, आपको यह जान लो कि 2021 में जो 10 फार्मूला 1 रेस हुई है उसमें सबसे अधिक 5 फार्मूला 1 रेस तो किसने जीत लिया है, मैक्स वर्स्टेपन ने। सर्जियो पेरेज ने केवल 1 जीता है, लुइस हैमिल्टन ने 4 जीता है। तो हो गया ना 10। तो सबसे अधिक अभी तक तो किसने जीता है, मैक्स वर्स्टेपन ने। याद रखना इसको। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि कौन कौन से 10 ग्रैंड प्रिक्स हुए हैं। एक हुआ था बहरीन ग्रैंड प्रिक्स जिसको जीता था लुइस हैमिल्टन ने। इमैलियन रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स हुआ, मैक्स वर्स्टेपन ने जीता। पुर्तगीज ग्रैंड प्रिक्स हुआ, लुइस हैमिल्टन ने जीता। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स लुइस हैमिल्टन। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टेपन। अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता, सर्जियो पेरेज ने। यही एक ऐसा ग्रैंड प्रिक्स था जिसको मतलब कि लुइस हैमिल्टन और मैक्स वर्स्टेपन के अलावा किसी ने जीता है। बाकी सारे इन्हीं दो लोगों ने जीते हैं। सबसे अधिक जीता है मैक्स वर्स्टेपन ने 5। फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स जीता था किसने, मैक्स वर्स्टेपन ने। स्टायरिन ग्रैंड प्रिक्स को जीता मैक्स वर्स्टेपन ने। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स जीता मैक्स वर्स्टेपन ने। और अब ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जीत लिया है लुइस हैमिल्टन ने। ठीक है, तो याद रखना इसको। आगे बढ़ते हैं। देखो, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए स्थापित किए जा रहे नए क्वाड ग्रुप में अमेरिका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान के अलावा चौथा देश कौन सा होगा। तो जैसा कि आपको पता है कि पहले भी एक क्वाड कंट्रीज बन चुकी है, और वो जो क्वाड कंट्रीज बनी है वो जो चीन महासागर है उसमें चीन के बढ़ते हस्तक्षेप को देखते हुए यह क्वाड कंट्रीज बनाई गई थी। अब एक दूसरा ग्रुप बन रहा है नया, जिसमें अमेरिका होगा, अफगानिस्तान होगा, पाकिस्तान होगा। आपको बताना होगा कि यहाँ पर जो चौथा देश होगा कौन सा होगा। रूस होगा? नहीं। भारत होगा? नहीं। नेपाल होगा क्या? नहीं। इसमें होगा चौथा देश उज्बेकिस्तान। ठीक है, तो अमेरिका ने कहा है कि वह अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उज्बेकिस्तान से क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने पर केंद्रित एक नया राजनयिक मंच स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमत है। इसके लिए सभी देशों ने सहमति दे दी है।
भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, ये जो पहला क्वाड कंट्रीज संगठन बना था उसमें भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका थे। तो इनके बी हिंद प्रशांत में चीन की चुनौती से मुकाबला करने के लिए बने क्वाड गठबंधन के बाद यह नया क्वाड गठबंधन होगा, ये आप याद रखना। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि सभी पक्ष अफगानिस्तान में दीर्घकालिक शांति और स्थिरता को क्षेत्रीय संपर्क के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं और वे इस बात पर सहमत हैं कि शांति और क्षेत्रीय संपर्क पारस्परिक रूप से ही मजबूत किया जा रहा है। फिलहाल अफगानिस्तान की हालत तो आप समझ रहे होंगे, और विश्व आतंकवाद जो इंडेक्स आया था उसमें सबसे अधिक आतंकवाद ग्रस्त जो देश है वो अफगानिस्तान ही माना गया है। हाल ही में आईसीसी ने किन किन देशों को सदस्य देशों के रूप में नामित किया है? तो आईसीसी ने किन किन देशों को सदस्य देशों के रूप में नामित किया है? सही आंसर होगा इसका मंगोलिया, तजाकिस्तान और स्विट्जरलैंड, तीनों देश। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने 18 जुलाई को अपने एसोसिएट देशों की संख्या में इजाफा किया है। इस दौरान आईसीसी ने मंगोलिया, स्विट्जरलैंड और तजाकिस्तान को नए सदस्य के तौर पर शामिल किया है। क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था ने इसकी जानकारी प्रेस विज्ञप्ति के जरिए दी है और इन 3 देशों में शामिल होने से अब आईसीसी के एसोसिएट देशों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 94 हो गई है। वैसे आईसीसी के सभी सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 106 है। तो जहां एक तरफ इन 3 नए देशों को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने सदस्यता दी है, वहीं दूसरी तरफ जाम्बिया और रूस को तगड़ा झटका भी लगा है। इसी बीच आईसीसी की सदस्यता के मानदंड का लगातार पालन न करने की वजह से जाम्बिया की सदस्यता रद्द कर दी गई है। रूस को भी इन्हीं कारणों के चलते निलंबित कर दिया गया है। अब देखो बात यहाँ पर हो रही है आईसीसी की, तो हेडक्वार्टर मिलेगा आपको दुबई में। और हाल ही में आपको पता होगा कि आईसीसी के जो सीईओ थे उनको जो हटा दिया गया है और उनकी जगह पर जो नए सीईओ बनाए गए हैं उनका नाम है जियोफ अलार्डिस। मनु साहनी के बाद बनाए गए हैं जियोफ अलार्डिस, ये भी याद रखना। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मंकी पॉक्स का पहला मामला किस देश में देखने को मिला? हालांकि बहुत समय के बाद मंकी पॉक्स का ये मामला देखने को मिला है। वायरस से होने वाली बीमारी है और स्मॉल पॉक्स से मिलती जुलती बीमारी है। पूरी बॉडी में छोटे छोटे दाने निकलते हैं, तेज खुजली होती है और ये फिलहाल जो मामला है ये अमेरिका में देखने को मिला है। तो यूके के नॉर्थ वेल्स में मंकी पॉक्स के 2 मामले सामने आए। इसकी जानकारी नॉर्थ वेल्स के पब्लिक हेल्थ ऑफिसर्स ने दी है। उन्होंने बताया है कि एक ही परिवार के 2 सदस्यों को यह बीमारी हुई है। इसके कारण दोनों पेशेंट को शरीर में दाने, खुजली होने, बुखार और दर्द की समस्या है। दोस्तों WHO के अनुसार मंकी पॉक्स वायरस के का जो कारण है वो वायरस होता है और यह एक ऐसी बीमारी है जिसके लक्षण, सिम्टम स्मॉल पॉक्स जैसे ही होते हैं लेकिन उससे थोड़े कम गंभीर होते हैं। इस बीमारी के सामान्य लक्षण बुखार आना, शरीर में दाने होना। मोटे तौर पर यह बीमारी जंगली जानवरों जैसे चूहों और बंदरों द्वारा इंसानों में फैलती है। इसके अलावा एक व्यक्ति से दूसरे में भी ये फैल सकती है और इस बीमारी से ग्रसित 100 में से 10 मरीजों की मौत की आशंका भी होती है। तो बीमारी बहुत हल्की नहीं है और नाम इसका मंकी पॉक्स है, मतलब इंसान बंदरों की तरह खुजाता फिरता है, पूरी बॉडी में तेज खुजली होती है। ये बताओ कि कांस फिल्म फेस्टिवल 2021 में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का खिताब किसने जीता? तो ये खिताब जीत लिया है पायल कपाड़िया ने। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। निर्देशक पायल कपाड़िया की ए नाइट ऑफ नोइंग नथिंग को 74वें कान फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र के OLD यानी कि गोल्डन आई पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फिल्म समारोह में विभिन्न वर्गों में 28 वृत्तचित्र दिखाए गए थे, जिसमें से कपाड़िया के वृत्तचित्र को प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया गया है। ए नाइट ऑफ नोइंग नथिंग को डायरेक्टर्स फोर्टनाइट के हिस्से के रूप में प्रदर्शित किया गया। अब देखो यहाँ पर बात हो रही है पुरस्कारों की, तो मैं आपको कुछ बहुत ही चर्चित पुरस्कारों के बारे में बताना चाहूँगा जो कि एग्जाम में आ सकते हैं। जैसे कि ये बताओ कि शेख जायद बुक पुरस्कार, जिसको जो है अरब वर्ल्ड का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, ये किसको दिया गया था? तो इसको प्राप्त करने वाली जो पहली भारतीय महिला बनी उनका नाम है डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन। ठीक है, एक और है डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेड। इनको कौन सा पुरस्कार मिला था? तो इनको मिला था विश्व खाद्य पुरस्कार 2021। तीसरा याद रखना, इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2021 से किसको नवाजा गया है? फ्रांस के लेखक डेविड डियोफ को। ठीक है, और टेम्पल्टन पुरस्कार, टेम्पल्टन प्राइज 2021, ये किसको दिया गया? ये दिया गया था डॉक्टर जॉन गुडआल को, डॉक्टर जॉन गुडआल। अच्छा, ये बताओ कि रुडोल्फ बी स्किंडलर अवार्ड किसे दिया गया? तो ये दिया गया था डॉक्टर
डी नागेश्वर रेड्डी को। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पुरस्कार हैं जो आपको पता होने चाहिए। और अब बारी है क्वेश्चन नंबर 199 की। ये बताओ कि विश्व मलाला दिवस कब मनाया गया था? तो क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन बी, यानी कि 12 जुलाई। और अब आज का प्रश्न बताओ कि आषाढ़ी बीज नामक उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? आषाढ़ी बीज, तो ये हैं आपके ऑप्शन। और दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपको ज़रा सा भी लाभ होता है, थोड़ा भी आपको सेशन अच्छा लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक कर दिया करो और अपने दोस्तों में इसे शेयर कर दिया करो। अगर आप ज़्यादा सपोर्ट करना चाहते हो तो इस वीडियो को मतलब अपने व्हाट्सएप का जो स्टेटस होता है, प्लीज़ वहाँ पे लगा दो। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।